नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला पर। दोस्तों, आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और आज इस सब्जेक्ट की यह आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 करा चुके हैं। आज का यह हमारा मॉडल पेपर 3 है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक मन में थोड़ी सी भी घबराहट है, धड़कनें तेज़ हैं कि कल क्या होगा, तो अपनी सारी टेंशन मुझे दे दीजिए, क्योंकि आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 3। क्या दोस्तों? मॉडल पेपर 3, जो पूरी तरह से आपके लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है। नीचे जो लिखा है ना, 75 में से 75 नंबर पक्के। यह सिर्फ लिखने के लिए नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस क्लास के बाद आप खुद कल एग्ज़ाम हॉल से मुस्कुराते हुए बाहर निकलेंगे और कहेंगे कि हाँ सर, यहीं से आया था पेपर। देखिए, आज की रात आखिरी रात है, कल सुबह सीधे रणभूमि में उतरना है। इसलिए आज हम कोई टाइम पास नहीं करेंगे, कोई फालतू बात नहीं करेंगे। सीधे बात होगी उन चुनिंदा और मलाई क्वेश्चन की जो कल आपके पेपर में डायरेक्ट छपने वाले हैं। दोस्तों, चाहे आप MBBU यानी कि माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर या उससे एफिलेटेड कॉलेज के स्टूडेंट या दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आपके सिलेबस में यह सब्जेक्ट है यानी कि आप BA सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो यह वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा दोस्तों। तो यदि आपका पेपर MCQ बेस होना है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2 यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिएगा, इसके बाद मॉडल पेपर 3 देखिएगा, ठीक है। तो जल्दी से एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उन्हें दिमाग में लॉक करते जाओ। तो दोस्तों, बिना आपका समय गंवाए चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कह रहा है दोस्तों कि राजनीति सिद्धांत को व्यवस्थित कर रूप से प्रस्तुत करने वाले विचारक कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि अरस्तु। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में पहली बार राजनीतिक सिद्धांतों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्रणाली है या प्राणी है, किसने कहा है? तो इसे भी अरस्तु जी ने ही कहा है। कौन कहा दोस्तों? अरस्तु का यह प्रसिद्ध कथन मैन इज बाई नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल दर्शाता है कि मनुष्य समाज और राज्य के बिना अपने जीवन का पूर्ण विकास कर ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राज्य के 4 आवश्यक तत्वों में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो उसका नाम हो जाएगा धर्म, यानी कि गार्नर के अनुसार राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। लेकिन इसमें धर्म शामिल नहीं होता है। आई होप कि आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपका एग्जाम कब है और आपको वीडियो जो है समझ में आ भी रहा है या केवल हवा में उड़ रहा है। तो आप लोग बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग और नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है उस पर काम किया जाएगा, ठीक है। लेविएथन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लेविएथन पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन थे दोस्तों? हॉब्स थे, यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थॉमस हॉब्स ने सन 1651 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1651 ईस्वी में अपनी पुस्तक लेवियाथन लिखी थी, जिसमें उन्होंने निरंकुश संप्रभुता और सामाजिक समझौते का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हॉब्स ने भी किया, लॉक ने भी और रूसो ने भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि राज्य का उद्देश्य क्या माना जाता है? तो जो राज्य का जो उद्देश्य है उसे जन कल्याण माना जाता है। आधुनिक समय में राज्य एक कल्याणकारी राज्य है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपनी जनता का अधिक से अधिक कल्याण और विकास करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि संप्रभुता का अर्थ क्या है? तो संप्रभुता का जो अर्थ है प्यारे विद्यार्थियों, सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता राज्य का वह अनिवार्य तत्व है जिसके कारण वह आंतरिक और बाह्य दोनों ही मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र और सर्वोच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की वैधानिक संप्रभुता का समर्थक कौन था? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो करेक्ट हो जाएगा ए, ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन को कानूनी या वैधानिक संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि बहुलवाद का संबंध किससे है? तो बहुलवाद का जो संबंध है दोस्तों वो कौन सा है? तो इसका हो जाएगा अनेक शक्ति केंद्र, यानी कि बहुलवाद एकलवाद का विरोध करता है। इसका मानना है कि संप्रभुता केवल राज्य में नहीं बल्कि समाज के अन्य संघों और अनेक शक्ति केंद्रों में बटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि 2 ट्रीटिजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? ये जो है दोस्तों वो लॉक की रचना है। किसकी है? लॉक। जॉन लॉक ने इस पुस्तक में राजा के दैवी
अधिकारों का खंडन किया है और सीमित सरकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया है। इन्हें उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। प्यारे विद्यार्थियों की कानून का पालन क्यों किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि समाज में कानून का पालन लोग राज्य या दंड के भय से अपनी आंतरिक नैतिकता के कारण और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। कह है कि न्याय का संबंध किससे है? तो जो न्याय का संबंध है वो समानता से भी है, निष्पक्षता से भी, अधिकार से भी, इसलिए इसका डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। कह है कि रिपब्लिक पुस्तक किस विषय पर आधारित है? न्याय पर, युद्ध पर, शिक्षा पर, धर्म पर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि न्याय पर। प्लेटो की महान कृति रिपब्लिक का उपशीर्षक ही न्याय से संबंधित है। इसमें उन्होंने अपने आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना पर बल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि जनरल विल की अवधारणा किसने दी? तो इसको जो देने वाले थे वो रूसो थे। कौन थे? रूसो। जीन जैक्स रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया जो समाज के सभी नागरिकों की वास्तविक और कल्याणकारी इच्छाओं का योग है। क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि लोकतंत्र का अर्थ है। तो लोकतंत्र का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसमें आपका बी बिल्कुल, जनता का शासन। लोकतंत्र ग्रीक शब्दों डेमोस, जिसका अर्थ होता है जनता, और क्रेटिया यानी कि शासन से बना है, जिसका सीधा अर्थ है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख साधन कौन सा है? तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि जनमत संग्रह। यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे कानून बनाने में भाग लेती है। जनमत संग्रह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो वर्तमान में स्विट्जरलैंड में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। दबाव समूह का उद्देश्य क्या होता है? तो दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों नीतियों को प्रभावित करना। यानी कि दबाव समूह स्वयं चुनाव नहीं लड़ने और न ही सरकार बनाते हैं, बल्कि वे सरकार पर बाहर से दबाव डालकर अपने हितों की रक्षा के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की हित समूह और दबाव समूह में क्या अंतर है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, हित समूह और दबाव समूह में जो है उद्देश्य, कार्य प्रणाली, राजनीतिक प्रभाव, ये सब है, इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि संविधानवाद का अर्थ है। संविधानवाद का क्या अर्थ है प्यारे विद्यार्थियों? तो सीमित सरकार। संविधानवाद का मूल अर्थ है कि सरकार की शक्तियां सीमित होनी चाहिए और वह मनमानी न करके संविधान में लिखे नियमों और कानूनों के अनुसार ही काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि संघीय शासन की विशेषता क्या है? तो संघीय शासन की जो व्यवस्था है और यह विशेषता है शक्तियों का विभाजन। संघीय सरकार में शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और प्रांतीय राज्य सरकारों के बीच संविधान द्वारा कर दिया जाता है, जैसे भारत और अमेरिका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का जो मुख्य कार्य है वो न्याय देना है। क्या है दोस्तों? न्याय देना। यानी कि व्यवस्थापिका यानी कि संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका जो है उसे लागू करती है, और न्यायपालिका उन कानूनों के उल्लंघन पर न्याय देने और संविधान की व्याख्या करने पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। यानी कि भारतीय संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, जिसके तहत वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी असंवैधानिक कानून को रद्द कर सकता है। उसका अधिकार होता है रद्द करने का। क्वेश्चन नंबर 23। राजनीतिक संस्कृति का संबंध किससे है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये राजनीतिक विश्वास से भी है, राजनीतिक मूल्य से भी है, राजनीतिक व्यवहार से भी है। इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि राजनीतिक सामाजिकरण का माध्यम कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों परिवार भी, विद्यालय, मीडिया भी, इसलिए इसका डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि लाइबर्टी का विपरीत शब्द है। लाइबर्टी का जो विपरीत शब्द है वो क्या है? दास्ता है। क्या है दोस्तों? दास्ता। यानी कि लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का न होना या खुद का मालिक होना है, जबकि दास्ता का अर्थ है पूरी तरह दूसरों के अधीन होना है, गुलाम होना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किसने दी? इसको जो देने वाले थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम जो है दोस्तों T.H. ग्रीन था। T.H. ग्रीन सकारात्मकता स्वतंत्रता के प्रमुख प्रतिपादक हैं। उनके अनुसार स्वतंत्रता केवल बंधनों का अभाव नहीं है, बल्कि उन कार्यों को करने की क्षमता है जो करने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 27।
कह रहा है कि समानता का अर्थ है, समानता का क्या अर्थ है प्यारे विद्यार्थियों, तो सभी को समान अवसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो अधिकारों का जो संरक्षक है वो राज्य है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, राज्य। अधिकारों को जन्म भले ही समाज या प्रकृति से मिला हो, लेकिन उन्हें कानूनी मान्यता और संरक्षण केवल राज्य को ही प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित है, तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है प्यारे विद्यार्थियों, तो अमेरिका है। क्या है, अमेरिका। भारत संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर लिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है, वह सभी धर्मों का सम्मान करता है, यानी कि सम्मान करता है, और सभी नागरिकों को अपनी पसंद की धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि राष्ट्रवाद का आधार क्या है, तो राष्ट्रवाद का जो आधार है दोस्तों, राष्ट्रीय भावना, भाषा, संस्कृति सभी है, इसलिए बिल्कुल डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रमुख उदाहरण कौन है, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएनओ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, याद रख लेंगे 24 अक्टूबर, कब दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को विश्व शांति के लिए की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है, तो ये जो रचना है यह मार्क्स और एंगल्स का, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने मिलकर सन 1848 में, कब प्यारे विद्यार्थियों, 1848 में वैज्ञानिक समाजवाद या साम्यवाद के घोषणा पत्र के रूप में कम्युनिस्ट यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया था। क्वेश्चन नंबर 34 मार्क्सवाद का मुख्य आधार क्या है, तो मार्क्सवाद का मुख्य आधार जो है दोस्तों वो है वर्ग संघर्ष, यानी कि मार्क्सवाद का मानना था कि आज का मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, जिसमें एक शोषक वर्ग होता है और दूसरा शोषित वर्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 करेक्ट, उदारवाद किसका समर्थन करता है, तो उदारवाद जो है प्यारे विद्यार्थियों व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है। ठीक है। उदारवाद का मूल मंत्र ही स्वतंत्रता है, यह व्यक्ति की विचार, अभिव्यक्ति और व्यापार की पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा प्यारे विद्यार्थियों समाजवाद का उद्देश्य क्या है, तो समाजवाद का जो उद्देश्य है दोस्तों सामाजिक समानता है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक समानता, यानी कि समाजवाद पूंजीवाद का विरोध करता है और समाज में धन, संपत्ति और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण द्वारा सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करना चाहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा कि नारीवाद किससे संबंधित है, तो जो नारीवाद है वो महिलाओं के आधार से संबंधित है। नारीवाद एक ऐसी विचारधारा और आंदोलन है जो महिलाओं और पुरुषों के समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार दिलाने की मांग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा प्यारे विद्यार्थियों वैश्वीकरण का प्रमुख प्रभाव क्या है, तो वैश्वीकरण का जो प्रमुख प्रभाव है वो विश्व व्यापार में वृद्धि करना है। ठीक है। यानी कि वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के बाजार आपस में जुड़ गए हैं, जिससे विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और विश्व व्यापार में भारी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई, तो इसका जो सार्वभौमिक घोषणा है 1948 ईस्वी में हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर, कब दोस्तों, 10 दिसंबर 1948 को अपनाया था, इसलिए हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों इससे पहले मॉडल पेपर 2 करा दिया गया है, मॉडल पेपर 1 और 2 से अभी तक आपने नहीं देखा है तो कृपया करके सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर को। सभी लोग जानते होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता या आधुनिक मनु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ है, तो सबको पता ही होगा 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तो तैयार हो गया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में यानी कि 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 भारत किस प्रकार का राज्य है, तो भारत जो है दोस्तों वो धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है, समाजवादी भी है, लोकतांत्रिक राज्य भी है, इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा प्यारे विद्यार्थियों को भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो भारतीय संसद के जो है टोटल 2 सदन है। कितने हैं दोस्तों, 2, यानी कि भारतीय संसद द्विसदनात्मक है, जिसमें 2 सदन है, लोकसभा यानी कि निम्न सदन और राज्यसभा जो है उच्च सदन। क्वेश्चन नंबर 44
राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है क्या दोस्तों? अभी हम बताएं, उसे उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। और जो कभी भंग नहीं होता वही लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है सबको पता ही होगा, 5 वर्ष का होता है। यानी कि लोकसभा के सदस्य और इस सदन का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इसे समय से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है। कह रहा है कि भारतीय संघ का प्रमुख कौन होता है? तो इसका जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह देश का प्रथम नागरिक और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति, ठीक है। यानी कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है जिसके तहत प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 राज्यसभा की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल का जो नियुक्ति है उसे करने वाला राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। यानी कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा प्यारे विद्यार्थियों की निर्वाचन आयोग किससे संबंधित है? तो जो निर्वाचन आयोग है वो चुनाव से संबंधित है। किससे? चुनाव से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उसका जिम्मेदारी रहता है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज व्यवस्था का सीधा संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से है। इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला है। क्वेश्चन नंबर 51 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन में, ठीक है। यानी कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हें 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा प्यारे विद्यार्थियों को भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो टोटल 6 हैं। यानी कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 ईस्वी द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास टोटल 6 मौलिक अधिकार ही देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किसने दी? तो इसको देने वाले जो थे उनका नाम था डायसी। ब्रिटिश विधि शास्त्री AB डायसी ने विधि के शासन की सर्वोत्तम व्याख्या की, जिसका अर्थ है कि कानून सर्वोपरि है और कानून के सामने सभी का या सभी समान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है? क्योंकि निष्पक्ष न्याय करना होता है, सरकार को नियंत्रित करने के लिए, अधिकार की रक्षा के लिए। इसका बिल्कुल डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि एकात्मक शासन की विशेषता क्या है? तो एकात्मक शासन की जो विशेषता है वो शक्तियों का केंद्रीकरण है, ठीक है। यानी कि एकात्मक शासन में पूरी देश की शासन शक्ति केवल एक ही केंद्रीय सरकार के पास होती है, जैसे ब्रिटेन में वहाँ की शक्तियों का विभाजन नहीं बल्कि केंद्रीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 कह कि राजनीतिक दल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य होता है दोस्तों सत्ता प्राप्त करना। यानी कि राजनीतिक दलों का सबसे प्राथमिक और मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ना और शासन की सत्ता यानी कि शक्ति प्राप्त करना होता है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि द्विदलीय व्यवस्था किस देश में पाई जाती है? तो ये ब्रिटेन में पाई जाती है मेरे डियर स्टूडेंट। ब्रिटेन और अमेरिका मुख्य रूप से द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है, जहां 2 ही प्रमुख दल बारी बारी से सरकार बनाते हैं, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की बहुदलीय व्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है? इसे आपको बताना है। तो भारत है। क्या है? भारत। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है जहां अनेक छोटे बड़े राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि जनमत का निर्माण कौन करता है? तो जनमत का जो निर्माण है वो प्रेस भी करता है, राजनीतिक दल, शिक्षा सभी करता है, इसलिए डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकतंत्र। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और लोकतंत्र के विकास से जुड़ा है। इसका अर्थ है कि यदि जनता का शासन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तो सरकार को कर लगाने का अधिकार भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि राजनीतिक
विकास का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों राजनीतिक संस्थाओं का विकास। ठीक है, राजनीतिक विकास से तात्पर्य राजनीतिक संरचनाओं और संस्थाओं की कार्य कुशलता, विभेदीकरण और जनता की भागीदारी में से वृद्धि से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, कह रहा प्यारे विद्यार्थियों की शक्ति का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो शक्ति का जो प्रयोग है वो नियंत्रण के लिए, शासन के लिए, प्रभाव के लिए, सभी के लिए किया जाता है। इसके लिए बिल्कुल डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, कह रहा है कि वैधता का संबंध किससे है? तो वैधता का जो संबंध है वो औचित्य से है। वैधता का अर्थ शासन या शक्ति का औचित्यपूर्ण होना। जब जनता अपनी मर्जी और सहमति से किसी शासन को स्वीकार करती है तो उस शक्ति को वैधता मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की जस्टिस डिले इज जस्टिस डेनिड का अर्थ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विलंबित न्याय अन्याय है। इस कानूनी मुहावरे का सीधा अर्थ है कि यदि किसी पीड़ित व्यक्ति को सही समय पर न्याय न मिले और बहुत लंबी देरी हो जाए तो वह न्याय भी अन्याय के समान ही बेकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, कह रहा है कि सार्वजनिक नीति कौन बनाता है? तो सार्वजनिक नीति जो है सरकार बनाती है, सबको पता होगा। यानी कि देश के नागरिकों के लिए योजनाएं, कानून और नीतियां बनाने का मुख्य कार्य देश की चुनी हुई सरकार, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा है कि राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है शांति और व्यवस्था। राज्य का सबसे प्राथमिक और अनिवार्य कर्तव्य अपने भूभाग के भीतर आंतरिक शांति बनाए रखना, कानून का पालन कराना और बाहरी आक्रमण से रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों को शक्ति सिद्धांत किससे संबंधित है? तो शक्ति सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत यह मानता है कि राज्य का जन्म बल प्रयोग, युद्ध और लाठी के दम पर हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, कह रहा है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है? इसको जो लिखने वाले हैं J.S. मिल हैं। कौन है? J.S. मिल, यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1859 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1859 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी लिखी, जिसमें उन्होंने व्यक्ति की विचार और कार्य की स्वतंत्रता का सबसे मजबूत पक्ष रखा है। क्वेश्चन नंबर 69, कह रहा है कि न्याय का प्रतीक क्या है? तो न्याय का जो प्रतीक है वो तराजू है दोस्तों। क्या है? तराजू। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी और आंख में तराजू इस बात का प्रतीक है कि न्याय के सामने सब बराबर हैं और बिना किसी पक्षपात के दोनों पक्षों को तौला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, कह रहा है कि राष्ट्र के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रीय एकता। ठीक है, एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण और उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वहां के नागरिकों के बीच राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक जुड़ाव सबसे आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिखा गया है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में दिया गया कानून के समक्ष समानता का विचार ब्रिटिश कॉमन लॉ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 72, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये जो है विकास पर आधारित है, यानी कि राज्य की उत्पत्ति या ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत सबसे प्रामाणिक माना जाता है। यह कहता है कि राज्य कोई कृत्रिम संस्था नहीं है बल्कि सदियों के निरंतर विकास का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 73, कह रहा है कि राजनीतिक आधुनिकरण का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि राजनीतिक आधुनिकरण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें समाज में आधुनिक संस्थाओं का निर्माण, वैज्ञानिक सोच और उन्नत तकनीक का राजनीतिक व्यवस्था में प्रयोग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा है कि जस्टिस इज द एंड ऑफ द स्टेट किसने कहा? तो इसे कहने वाले जो है प्लेटो हैं। कौन है? प्लेटो का मानना था कि राज्य का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य अपने नागरिकों के जीवन में न्याय की स्थापना करना है। क्वेश्चन नंबर 75 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था का आधार क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है उसका मुख्य आधार हमारा लिखित और सर्वोच्च संविधान है, जो दोनों सरकारों को अपनी शक्तियां प्रदान करता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा टोटल 75 क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और यह थी हमारी पॉलिटिकल साइंस की आखिरी क्लास। मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट देने की कोशिश की है। अब आपकी बारी है मेरे डियर स्टूडेंट। आज रात को अच्छी नींद लेना, सुबह बिल्कुल शांत दिमाग से। अगर आपका एग्जाम 10 बजे से है तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, एक बार तीनों मॉडल पेपर को। माँ बाप का आशीर्वाद लेना और पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर लिखना, गोला भरना, जीत कराना है मेरे वीरों। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग कल पेपर के खोपड़ी में छेद करके आओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चलते चलते लाइक कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। कोई भी कमेंट करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और आप लोग ये भी बताएंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी से, आपका एग्जाम कब है। और वीडियो को थोड़ा सा दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनका भी कल एग्जाम है और सबका भला हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट फास्ट वहाँ पे दी जाती है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं कल एग्जाम के बाद। और दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आप लोग पेपर भेज दीजिएगा, उसका आपको सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, आंसर की करा दिया जाएगा आपके पेपर एनालिसिस के साथ। कल मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट योर एग्जाम।